Namaskar, Adab, Shastriyakal और Khushamadi. So very welcome to all of you to the session. This is your master DJ Harsh Prem and I am in front of all of you with the brand new series for CBSE 12th class student. तो जो बच्चे इस महीने 12वीं का परीक्षा देने वाले हैं, इस महीने नहीं वैसे 7th of May से शायद शुरू है तुम्हारा पहला मेन पेपर, ऐसा तो 26 अप्रैल से था। तो जो बच्चे 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं उन सारे बच्चों के लिए सेशन है CBSE 2022 वाला जो एग्जाम देने वाले हैं। तो सैंपल पेपर डिस्कशन है बेसिकली। तो जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उस सारे सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे, फिर मूविंग ऑन धीरे धीरे और क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे और कुछ चीजें करते रहेंगे आपके लिए। तो मेक श्योर कर लीजिए आप सारे लोग कि आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि जो भी कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं वो सब कुछ आप तक पहुंचे। तो मैं जैसा कि मैंने प्लान में बताया था कि भाई तुम्हारे लिए सीबीएसई 12th का सैंपल पेपर कर रहे हैं, फिर जेई 2022 के लिए सेशन कर रहे हैं, जेई 2023 के लिए कर रहे हैं, नीट तो हो ही रहा है, साथ में एनडीए भी हो रहा है, केवीपीवाई भी हो रहा है। तो आपको पूरा का पूरा है, कहते हैं ना एक वन स्टॉप सोल्यूशन, एक जगह एक चैनल जहां पे आपको हर एक चीज का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो दिस एंटायर पीस इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो आप सारे लोग इस चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को शुरू करने के पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें तो मोटिवेशन बना रहेगा। एंड हियर वी स्टार्ट। आप में से जो भी बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं थ्रू एनी मीन्स, तो दिस इज माई व्हाट्सएप, दिस इज टेलीग्राम एंड दिस इज इंस्टाग्राम। तो आप इन तीनों जगह में से कहीं से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ना मूविंग ऑन, जो बच्चे JEE 2022 को अस्पायर कर रहे हैं वो सारे बच्चे ये एकलव्य का एक फ्री टेस्ट दे सकते हैं और अगर इस टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो हम वेदांतु आपको JEE 2022 के एडवांस एग्जाम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कराएगा और आपका पूरा एडवांस का प्रिपरेशन इज ऑन अस, ठीक है। तो आप इस एग्जाम को दे दीजिए। 7 अप्रैल को पेपर है, 6 से लेकर 9 तक का पेपर है। आप 6 से 6:15 के बीच में ही ज्वाइन कर सकते हैं, उससे अगर लेट करोगे तो नहीं ज्वाइन कर पाओगे। 3 घंटे का पेपर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। शुरू करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया सीबीएसई का जो पेपर हो रहा है उसके लिए बहुत सारे बच्चे खुद को और अच्छा प्रिपेयर करना चाहते होंगे। तो वेदांतु ने टर्म 2 का क्रैश कोर्स बच्चों को प्रोवाइड कराया है। अब ये सीबीएसई टर्म 2 मतलब जो अभी आपका होने वाला है मई में, तो इसके लिए जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, और ये सारे सब्जेक्ट का आपको मतलब जो भी चीजें रहेंगी वो पूरा का पूरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, फिर आपको टेस्ट दिया जाएगा, आपको क्लास टॉट लाइव उसकी रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आप उसको कभी भी कहीं पे भी देख सकते हो। जो क्लास लाइव हो गया उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो आप क्लास में और वेदांतु ऐप पे पोस्ट क्लास। एंड देन मूविंग ऑन, असाइनमेंट्स और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप तक पहुंचने वाली हैं। इससे आपका बहुत ज्यादा बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा क्योंकि बेसिकली मॉक टेस्ट है, लाइव क्लासेस में तुम कॉन्सेप्ट सीखोगे, तो ये सारी चीजें आपके प्रिपरेशन को एक वैल्यू ऐड करेंगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस पूरे कोर्स का प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। यस, यू हर्ड इट राइट, ओनली 1000 रुपीज, दैट्स इट। सिर्फ 1000 रुपए में तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। हाँ, तो सारे लोग जल्दी से गो फॉर इट। इसके लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गो फॉर इट और वहां पे लिंक पे क्लिक करना, देन यू विल गेट इनटू दिस कोर्स, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सैंपल पेपर का डिस्कशन। हियर वी गो, सीबीएसई टर्म 2 सैंपल पेपर डिस्कशन। तो पहला सवाल कहता है इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूं क्या 1 + log x - 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, ठीक है। तो log x ही बना रहेगा। ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर में हमारे है 1 + log x, ठीक है, 1 + log x। अब देखो ऐसा क्यों किया, 1 + log x का होल स्क्वायर। अब अगर इसको अलग अलग लिखोगे, मतलब ये 1 + log x इधर लिख दो, 1 + log x और 1 + log x का होल स्क्वायर, और उसी तरीके से माइनस ये 1/1 + log x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब जैसे ही तुमने इसको लिखा है तो ये 1 + log x और ये 1 + log x का होल स्क्वायर, ये तो कटा तो ये वाला और ये स्क्वायर गायब हो गए। इंटीग्रेशन में पूरा है, ठीक बात। अब इसको अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1 + log x। तो इसका पहले वाले पार्ट का सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 1/1 + log x ये dx, और माइनस इंटीग्रेशन में 1 + log x का होल स्क्वायर है, तो ये आप यहां पे लिख दो 1/1 + log x का होल स्क्वायर,
ठीक है, ये हो गया dx। ठीक बात। अब जरा ध्यान से देखना, देखो इंटीग्रेशन 1/1 प्लस लॉग एक्स है, तो उसको तुम u इंटू वी वाला फंक्शन के हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो हम आइलेट की मदद से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन खोजते हैं। ये लॉगरिथम है, मैं मानता हूं कि इसमें जो मल्टीप्लाइड है दूसरा 1 है, तो 1 को मैं अलजेब्राइक फंक्शन ले सकता हूं। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट लिया, अलजेब्राइक को सेकंड लिया। ठीक है, तो अगर ये वाला 1/1 प्लस लॉग एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है, तो मैं इस फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, तो 1/1 प्लस लॉग एक्स इसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स डाला, फिर माइनस इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1/1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये होना चाहिए -1 बाई एक्स पे पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसा ही होता है ना। तो -1, तो यहाँ पे नीचे n+1 -1, एक मिनट, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। एंड देन मूविंग ऑन, एक मिनट, हाँ ये हो गया। और log x का जो इंटीग्रेशन होगा, तो सॉरी log x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किया ना अपन ने, nx पावर n-1, तो nx n की जगह पे -1, x पे पावर n-1, तो -1 -1 -2, और 1 प्लस log x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 1/x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। अगर यहां पे डाउट हो किसी को तो रफ में इसका डिफरेंशिएशन करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया। और अब बात करते हैं कि भैया जो सेकंड फंक्शन है 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो 1 dx का इंटीग्रेशन होता है वो तो x होता है, तो वो x लिख दो तुम। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यही करते हैं ना फॉर्मूले में। फॉर्मूला अगर किसी को नहीं याद हो तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, u इंटू वी जो होता है, u इंटू वी डी एक्स, ये होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डैश इंटीग्रेशन v dx और पूरे का dx, ये होता है। ठीक है, तो इन केस अगर आपको नहीं याद हो तो ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अब ध्यान से देखना, ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखो भाई मुद्दा ये है कि आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां से x गया, यहां से x गया, ये माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन प्लस, ये बनेगा 1/1 प्लस लॉग x इस पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx। और ध्यान देना, ये जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमने छोड़ा था, हमने तो सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को ऐसा इंटीग्रेट किया, ये सेकंड वाला पार्ट छोड़ दिया था। तो ये जो माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस लॉग एक्स है, इसका पूरा का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे एक दूसरे से, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ इतना सा पार्ट। तो 1 का इंटीग्रेशन x इंटू 1 बाई लॉग एक्स, तो आंसर आया x/1 प्लस log x and hence that is the final answer। तो x/1 प्लस log x, सेम चीज यहां पे इंटीग्रेशन किया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। समझ रहे हो, तो इतना ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, दैट्स इट। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। अब देखो इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन रूट अंडर 9 माइनस कॉस 4x। अच्छा यार, ये 9 तो मेरे को दिख रहा है 3 का स्क्वायर है, तो ठीक है 3 स्क्वायर माइनस ये कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूले पे बैठ सकता है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो मेरे को समझ आया कॉस स्क्वायर x को अगर t मान ले तो बड़ा सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन x, और यहाँ पे dx हो गया, यहाँ पे dt हो गया। तो बड़ा सिंपल दिख रहा है तब तो कि भैया ये तो माइनस साइन 2x हो गया, तो माइनस साइन 2x dx इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे भी साइन 2x dx है। तो मतलब बड़े आराम से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसका इंटीग्रेशन माइनस dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, मतलब यूं कह लो रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो जब तुमने ऐसा जैसे ही लिखा, अब तुमको क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन, तो भैया इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, साइन इनवर्स a बाई टी। तो बस इसका तो आंसर आ गया माइनस साइन इनवर्स t बाई ए, सॉरी, तो साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई a मतलब 3। अब t को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स, और t था हमारा क्या, कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3, और बाहर लगा हुआ है माइनस। कितना सिंपल था ये तो बहुत ही आसान था, साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर x बाई 3। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अब अगला सवाल,
कहता है राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर, तब तो ऑर्डर तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिख रहा है भैया, डबल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर इसका जो है वो है 2, और डिग्री उस पर पावर तो भैया एक ही है तो डिग्री 1 है, तो इसका सम क्या हो गया, सम हो गया 3। तो देखो सैंपल पेपर में हर एक टाइप का सवाल रहता है, और वो टाइप क्यों दिखाते हैं, बेसिकली वो इसलिए दिखाते हैं कि वो बताते हैं कि भैया अगर 1 मार्कर आएगा ना तो ऐसा सवाल आ सकता है, 2 मार्कर आएगा तो जो पहले मैंने कराया था वैसा आ सकता है, तो उस टाइप से वो दिखाते हैं कि भाई, या फिर ये कह लो कि 1 मार्कर के 2-3 क्वेश्चन जब तुम सैंपल पेपर डाउनलोड करोगे तो तुमको दिखेगा कि भैया 1 मार्कर के इतने इतने क्वेश्चन हैं, तो वो डिफरेंट टाइप दिखा देते हैं कि भैया 1 मार्कर में ऐसे 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 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एग्जाम में इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, या फिर हो सकता है ऑर्डर डिग्री की जगह सम की जगह कुछ और पूछ ले, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम आ गया 3। अब अगला सवाल कहता है वेक्टर ए वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू 2 cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो अपने को पता है कि मॉड ए जो है वो 1 है और मॉड बी भी जो है वो भी 1 है। ठीक बात, तो ऐसा करते हैं ए प्लस बी, क्योंकि अपने को ए प्लस बी का मॉड यही देखना है, तो ए प्लस बी डॉट करते हैं ए प्लस बी के साथ। तो अगर डॉट प्रोडक्ट किया तो इन दोनों का डॉट तो यही होता है ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर, आपको ही पता होगा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर होता है। और अगर डॉट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट अगर अपन देखें तो ए डॉट ए स्क्वायर, मतलब ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, और क्या बनता है 2ab cos थीटा, ये बनता है 2ab cos थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, प्लस 2ab और यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छी बात है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। देखो हमें करना क्या है, ये दोनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, इसको प्रूफ करना है। अब अगर ये यूनिट वेक्टर है तो 1, ये भी 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे बन क्या गया 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, मतलब जाहिर सी बात है 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो जैसे तुमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा पढ़ा है, तुमने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा रहता है तो यहाँ थीटा आता है, तो हाफ एंगल कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये बड़ा सिंपल 2 इंटू ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लो हो गया प्रूफ बेटा। और ये क्या है, ये है ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर। अब क्या करना है, इससे इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट डालो, इधर अंडर रूट डालोगे तो 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट 2 और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा बाई 2 आ गया, हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था कि ए प्लस बी का जो मॉड है वो होगा 2 कॉस थीटा बाई 2, हो गया प्रूफ। बल्ले बल्ले, है ना आसान, बस इतना ही आसान है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आ रहा है मज़ा भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना सबको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और ये फील हो रहा है कि हाँ सर पेपर अगर ऐसा है तो अपन फोड़ देंगे, मचा देंगे, ये फील हो रहा है, बताते जाना। अगला सवाल कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो ये लाइन दिया हुआ है, तो पहले तो ये देखो कि लाइन में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब ये 3 - x लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको हमेशा x माइनस नंबर लिखना रहता है। तो x माइनस 3 करोगे तो एक माइनस आएगा, तो नीचे वाला माइनस गायब, तो ये 1 हो गया। फिर वैसे ही यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा y माइनस हाफ, और जो ऊपर 2 निकालोगे वो नीचे से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और z वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है z माइनस 0/4। ठीक है, सिंपल। अब जैसे ही आपके पास ये आया तो अब आपको ए बी सी मिल गया, मतलब ये है आपका a 1, b भी क्या है 1 और c भी क्या है 4। ए बी सी मिल जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो भैया l निकालने का तरीका होता है a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर तुम डालोगे तो ये हो गया 1 रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब 1 1 और 16 18 हुआ, तो रूट अंडर 18 हो गया। तो रूट अंडर 18 की बात करें तो 1/3 रूट 2 हुआ, ये l हो गया। अब इसी तरीके से m आता है, तो m क्या होता है, m भी वही होता है b अपॉन रूट अंडर वही सेम चीज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो b भी 1 था तो 1/3 रूट 2, और वैसे ही n भी क्या हो जाएगा c, तो c डिवाइडेड बाई वही 3 रूट 2, तो c क्या है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 3 रूट 2। कितना सिंपल था बताओ, आसान था, इजी, सुपर इजी। तो 1/3 रूट 2 1/3 रूट 2 4/3 रूट 2, बल्ले बल्ले, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला सवाल देखो, प्रोबेबिलिटी का है। कहता है अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट, तो 1 रेड है और 3 वाइट है, अच्छी बात है।
Find the probability distribution of the number of red balls if two balls are drawn random from the bag one by one without replacement. ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं किया गया पहला, और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कैसे बताते हैं, आप मान लो x बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब जब रेड बॉल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो रेड बॉल है ही एक, तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है, x की पॉसिबिलिटी 1 हो सकती है, 2 ही हो सकती है। अब x0 मतलब जब दो बॉल निकाला गया तो दोनों कोई भी रेड नहीं है, क्योंकि x 0 है, नंबर ऑफ रेड बॉल 0 निकाला गया। तो अगर दोनों वाइट निकाला जाता है तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो देखो भाई 1 by 1 निकाला गया, तो पहला बॉल निकाला जा रहा है जो कि है वाइट, तो पहला वाइट, तो 3 वाइट है और टोटल बॉल कितने हैं, 1 और 3 4, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल है 4, तो वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया 3/4। अब ये तो पहला निकल चुका, अब पहला निकल जाएगा तो टोटल 4 में से 1 चला गया, 3 हो जाएगा, तो n2। अब दूसरा बॉल रेड निकले, इसकी क्या चांसेस, तो देखो भाई 3 वाइट था, 1 निकाल चुके क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट कहा है, तो 1 निकाल दिए, तो अब 2 वाइट बचा और टोटल में 3 बचा, तो अब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी 2/3, क्योंकि एक बॉल निकल चुका ना, तो 2 वाइट और टोटल 3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी। अगर एक भी हमने रेड बॉल नहीं निकाला, दोनों के दोनों वाइट निकाले, पहला वाइट निकाला तो 3/4, एक निकाल के साइड रख दिया तो 2 वाइट बचा, 1 रेड बचा, तो अब प्रोबेबिलिटी 2/3। ठीक बात, तो ये अगर काटा पीटी करोगे तो ये 1/2 आ रहा है। अब x1 मतलब रेड बॉल 1 निकाले, तो रेड बॉल जब 1 निकालोगे तो दो केसेस होंगे, या तो पहला बॉल जो निकाले वही रेड हो जाए, या फिर दूसरा बॉल जो निकालो वो रेड हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि पहला बॉल ही रेड है, तो अगर पहला बॉल ही हम रेड निकाल रहे हैं तो हमारे पास टोटल 4 है, पहला रेड निकालें, तो रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, 1/4 × ठीक है। अब पहला बॉल हमने रेड निकाल लिया, दूसरा बॉल जाहिर सी बात है वाइट होगा, तो अब दूसरा बॉल वाइट है, वाइट 3 है और 1 रेड तो हमने निकाल ही लिया, तो बस 3 वाइट बॉल है, तो वाइट बॉल 3 है, उसमें से कोई भी बॉल वाइट निकले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 3/3। सिंपल था, 3/3। ठीक है, अब प्लस ध्यान से देखना, ये हमने पहला केस निकाला कि जहां पे पहला वाला रेड हो, हमने रेड बॉल 1 जो निकाला उसको साइड कर लिया, तो अब सिर्फ डब्बे में हमारे 3 वाइट बचे हैं, तो 3 वाइट में से वाइट बॉल निकालने की क्या चांसेस है, तो 1 ही होगा भाई, क्योंकि 3 ही वाइट बॉल बचा है, उस 3 में से कोई भी वाइट बॉल निकालोगे तो वाइट ही आएगा, तो 3/3 कर दिया, तो पहला रेड दूसरा वाइट। अब दूसरा केस क्या बनेगा कि भैया पहला वाला बॉल अगर आपने निकाला वो वाइट हो और दूसरा वाला आपका रेड हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो पहला वाला वाइट हो तो भैया टोटल 4 बॉल, उसमें से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो आप लिख दो पहला वाइट मतलब 3/4। अब एक बॉल कम हो चुका है, तो एक बॉल और कहां से कम हुआ है, यहां से कम हुआ है, तो यहां पे अब 2 बचे और यहां पे 1 बचा, तो अब हमसे पूछा है रेड निकालने की चांसेस, तो रेड 1 ही है और टोटल बॉल हमारे पास 1 + 2 3 होगा, तो 1/3, तो रेड निकालने के आप चांसेस 1/3। समझ गए, तो अब आप इसको ये वाला ऐड कर दो, तो ऐड मतलब सॉल्व कर दो, तो 3 3 गया, ये 1/4 आया और यहां से 3 3 गया 1/4, तो 1/4 + 1/4, आंसर यहां पे भी 1/2। तो बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कि प्रोबेबिलिटी x अगर 0 है तब और x = 1 है तब, तो अगर x = 0 है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, और अगर x = 1 है तभी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही तो बनाना था। तो एग्जाम में आए तो भी आपको बस ऐसे ही करना है, इसमें और कुछ ज्यादा तील तूफानी करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, बस दैट्स इट। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इतना ही करना है, 2 या कई बार 3 भी पूछ देता है, 3 नंबर का भी, लेकिन इतना ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कार्ड्स का क्वेश्चन देखो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर से है विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड एंड सेकंड कार्ड जैक, अच्छी बात है, तो पहला कार्ड रेड होना चाहिए, ठीक, तो रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड क्या होता है भैया, तो रेड कार्ड तो होता है भैया 26/52, क्योंकि टोटल 26 कार्ड होते हैं रेड। ठीक है, अब सेकंड कार्ड जैक, तो ध्यान से देखना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पहला जो आपने रेड निकाला, एक कार्ड जो निकाला, वो रेड कार्ड में
देखो जैक टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता होगा। जैक कितना होता है टोटल, 4। इस 4 में से 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है, ऐसा ही होता है ना जैक में। तो आपने पहला कार्ड रेड निकाला है और दूसरा कार्ड जैक, तो अब 2 केसेस बन सकते हैं कि पहला आपने जो रेड निकाला वो या तो जैक वाला ही कार्ड निकल गया, या हो सकता है जैक वाला कार्ड ना निकला हो पहला कार्ड। और चूंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इसमें फर्क पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं पहला केस बना रहा हूं। पहला केस में क्या है कि पहला केस में है मेरा फर्स्ट कार्ड जैक निकले और दूसरा जो भी निकले उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट कार्ड जो रेड कार्ड में निकाल रहा हूं, ये रेड कार्ड ही मेरा जैक निकल जाए, ठीक है। और दूसरा केस में बनाऊंगा जब मेरा रेड कार्ड जैक नहीं निकले, ठीक है। तो जब मेरा रेड कार्ड जैक निकल गया तो भाई रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो सेम है 26/52 इनटू, अब देखो अगर मेरा पहले ही कार्ड रेड जो निकाला है, इसमें से एक कार्ड निकाला है रेड, वही जैक निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ जैक जो पहले 4 थे अब वो 3 हो जाएंगे। समझने की कोशिश करना। देखो मैंने क्या किया कि एक कार्ड निकाला, ये कार्ड मेरा रेड कार्ड है, लेकिन इत्तफाकन ये सिर्फ रेड नहीं है, ये रेड जैक निकल गया। तो अब टोटल जैक बचे कितने, पहले 4 थे, जैक पहले 4 था लेकिन एक मैंने निकाल दिया, तो अब जैक कितने बचे, 3। तो अब जो मैं निकालूंगा वो 3 कार्ड में से, क्योंकि अब मुझे जैक निकालना है, सेकंड कार्ड जैक होना चाहिए, 3 कार्ड ही बचे, डिवाइडेड बाई 51। 51 क्यों, क्योंकि टोटल 52 का डेक होता है, एक कार्ड निकल गया है, रिप्लेसमेंट करेंगे नहीं तो 51 बचा। अब उसी तरीके से सेकंड कार्ड, जब हम सेकंड केस जो मैं बता रहा हूं, सेकंड केस में रेड कार्ड निकाला लेकिन वो जैक नहीं है, ठीक है। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो अभी भी 26/52 इनटू, अभी मेरे पास जो जैक है ना वो 4 के 4 बने हुए हैं, क्योंकि हमने एक भी जैक नहीं निकाला। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा 4/51, क्योंकि 4 जैक हैं, चारों में से कोई भी निकाल सकते हैं, तो जैक के निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/51। सिंपल। अब आपसे यही पूछा तो 2 केस बने हैं तो दोनों को ऐड करोगे, बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो 26/52 26/52 कॉमन है, 51 भी कॉमन है। तो अगर दोनों को ऐड करते हैं आप तो यहाँ पे बनेगा 26/52 इंटू 51, और ऐड किया तो 3 + 4 ऐड हो जाएगा, ये 3 और ये 4। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो 26 और 52 कटा 2 बार में, ऊपर आया 7, नीचे आया 2 इंटू 51 102, तो 7/102 इज द आंसर। कितनों को ये क्वेश्चन समझ आया नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना, बिकॉज बच्चों को जनरली प्रोबेबिलिटी में होती है दिक्कत। अच्छा यहाँ पे ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो कृपया करके इसको इग्नोर करें, ये 26 होना चाहिए और ये 24 का भी 26 होना चाहिए, ये प्रिंटिंग एरर है। तो इसको लिख के जरूर बताना कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझ आया, बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को समझ में आने में दिक्कत भी होता है, ठीक है। लिख के बताना। चलो अगला सवाल पढ़ो जल्दी। चलो भाई सॉल्व करें इसको, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे डिनोमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर है, एक है x² + 1 और एक है x। तो मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूंगा सो दैट कि भाई आराम से इंटीग्रेट हो जाए। तो आपको पता है ऐसा जब सिचुएशन होता है तो जो डिनोमिनेटर रहता है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखते हैं और कोएफिशिएंट्स को बराबर करते हैं, ऐसा ही। तो x² का जो होगा वो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लिखो ax + b और प्लस यहाँ पे c लिख दो। अब आपको a b c निकालना है कब, जब ये इसके बराबर होगा, किसके, x + 1 और यहाँ पे x² + 1 इंटू x। क्योंकि देखो जब इसको तुम अलग अलग लिखना चाहते हो एडिशन में, तो इसी चीज़ को तुम ऐसा लिखना चाहते हो, तो आप इसको सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे तो इस x को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये x इधर जाके ax² बनेगा और ये x² इसके जाके c के साथ जुड़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि x² का कोएफिशिएंट a + c हो गया। फिर x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो bx, तो यहाँ bx, और c इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +c। डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम रहेगा, x² + 1 इंटू x, x² + 1 इंटू x। अब ये वाली पूरी चीज इक्वल होनी चाहिए किसके, x + 1 के, ठीक है। तो एक बात तो साफ साफ दिख रहा है, कांस्टेंट इधर c, कांस्टेंट इधर 1, तो भैया c की वैल्यू 1 आ गई। फिर b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब b की वैल्यू भी 1 आ गया। अब a + c x² का कोएफिशिएंट है,
यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ए प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आप लिखोगे ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू आपने ऑलरेडी 1 निकाल रखी है, तो सी को उधर भेजो तो ए की वैल्यू -1 आ गया। क्लियर है? तो अब ए बी सी आ गया, मतलब इस पूरी चीज को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? -x+1 अपॉन x²+1, और यहां लिख सकते हो 1/x, लिख दो बस। तो आपको करना क्या है, आपको बड़ा सिंपल सा यहाँ पे लिखो -x+1 डिवाइडेड बाई x²+1 एंड देन +1/x, इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बड़ा सिंपल है भैया, इसको अलग करो -x अपॉन x²+1 प्लस इसको अलग करो 1/x²+1 प्लस इसको अलग करो 1/x, सबका इंटीग्रेशन कर दो। तो भैया नीचे वाले को t मान लो, ऊपर उसका वो रखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ln log x²+1। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये माइनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा ln x। तो बस सिंपल आ गया, -1/2 ln x²+1 प्लस tan इनवर्स x प्लस ln x, प्लस c वहाँ पे डाल देना, ये लिख देते हैं प्लस c, ये भी ज़रूरी है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, तभी सवाल बनेगा। -1/2 log x²+1 tan इनवर्स x log mod x, समझ गए? तो इसी तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, चलो बल्ले बल्ले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक बात, यहाँ पे है dy/dx इज इक्वल्स टू, तो ऐसा करो dy/dx लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू, इस x को नीचे भेज दो, तो ये हो गया y/x माइनस यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा sin y/x। ठीक है, ठीक बात। अब जरा ध्यान से देखो, तुम ऐसा कर सकते हो, याद करो y इक्वल्स टू uv लिखते थे, ux लिखते थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट लिखते थे, याद आ रहा है? तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, y को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो y इज इक्वल्स टू u इंटू एक्स या t इंटू एक्स, जैसा भी तुम मानना चाहो। तो भैया ये हो जाएगा dy/dx को तुम किससे रिप्लेस करोगे, ये u हो गया प्लस x टाइम्स du/dx, ऐसा करोगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ से रिप्लेस करो, तो ये वाला पार्ट कैसा लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसा लिखा जाएगा u प्लस एक्स टाइम्स du/dx और इज इक्वल्स टू यहाँ पे y/x, तो y की जगह पे ux डाल दो, तो जैसे ही ux डालोगे ये u हो जाएगा, x कटेगा, और यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे भी ux डालोगे तो x कटेगा, ये साइन u हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साफ साफ, ये u गया और यहाँ माइनस था, हाँ माइनस था, तो ये साइन u नीचे ले आओगे और dx/x उधर चला जाएगा, तो ये साइन u जब नीचे लाओगे तो ये बनेगा -du अपॉन साइन u, और इज इक्वल्स टू इधर बन गया dx/x। अब इंटीग्रेट कर दो पकड़ के, समझ गए? तो अब इंटीग्रेट करोगे, कोसेक का क्या होता है, कोसेक माइनस कॉट, इसका क्या होता है लॉग, माइनस लगा दो एंड हेंस यू गेट द आंसर। देखो v लेके गया इन्होंने, कोसेक v dv माइनस dx/x, सॉल्व किया तो कोसेक माइनस कॉट एंड इधर माइनस लॉग मॉड x, दैट्स इट, सिंपल था। अब कांस्टेंट में ध्यान रखना, कांस्टेंट में प्लस c भी लिख के छोड़ सकते हो या प्लस log के लिखना चाहो, ये तुम्हारी इच्छा है। log के लिखोगे तो भैया log वो 7 हो जाएगा, यहाँ से log गायब हो जाएगा, तो कोसेक v माइनस कॉट v इंटू एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के, या तो यहाँ पे ले आओ या चाहो तो तुम यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको कोई वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर तुम इसको यहाँ पे भी छोड़ते हो तो कोई नंबर नहीं कट रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the particular solution of the following differential equation given that y equals to 0 when x is equals to pi/4 such that dy/dx is equals to y cot x equals to 2/1 plus sin x। ठीक है, तो देखो ये तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है वो वाला फॉर्मेट, dy/dx प्लस p टाइम्स p टाइम्स y, ये जो p है फंक्शन ऑफ x होगा इज इक्वल्स टू q फंक्शन ऑफ x, ऐसा p फंक्शन ऑफ x इंटू वाई q फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, इफ यू डू रिमेंबर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, if इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ऐसा ही होता था। वही सेम काम आप यहाँ पे भी कर दो, तो आप लिखोगे क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया if इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है cot x है,
cot x, ठीक है, cot x dx। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे लॉग मॉड वो लगा दो और इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया और फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बड़ा सिंपल था। तो देखो ये आ गया, अरे यार ये गलत लिखा हुआ है, ये cot x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sin x हो गया। अब ध्यान से देखना, e टू द पावर log जब भी हम लोग करते हैं, ये आपको पता होगा, कोई भी नंबर है अगर a, उस पे पावर log रहता है और इसका बेस भी अगर a रहे और यहाँ पे अंदर कुछ रहे b, कोई भी आर्गुमेंट, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू b आती है। ये log की प्रॉपर्टी है। तो उसी के हिसाब से e टू द पावर log sin x, तो यहाँ पे बेस e है, नेचुरल log होगा, तो ये सेम एज इट इज sin x आ गया। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब इसके आगे का बड़ा सिंपल हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू द qx वाला पार्ट। कहाँ गया, ये है qx। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा यहाँ से e टू द पावर log sin x, तो ये हो गया sin x, और y इंटू, देखो फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx, इसका इंटीग्रेशन और dx, ऐसा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से RHS, देखो LHS तो सॉर्टेड है, RHS को बस देख लो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा sin x, तो इंटीग्रेशन करो sin x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है dx। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है, यू गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलिए अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सा, अच्छा ये वाला कर लोगे या फिर इसको भी करके बता दूं? लेकिन एक मिनट, अभी मैं पूछूं कैसे तुम लोगों से? चलो कोई बात नहीं, मैं ही करके बता देता हूँ। देखो भाई, देखो यार, इधर 2 sin x है, तो मैं लिख देता हूँ इधर 2 sin x है, तो आप ऐसा करो, 2 sin x लिखा हुआ है और यहाँ पे +2 करो और -2 करो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स करो। वही सेम काम जो हमने पहले सवाल में किया। इन दोनों में से, मतलब 2 प्लस और माइनस मैंने इसलिए किया कि इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स गया, तो ये हो गया 2, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स। अब आप ऐसा करो कि इसको फॉर्मूले में चेंज करो। अब 1 प्लस साइन 2x करोगे, उससे फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि ये 1 प्लस साइन 2x/2 कर सकते हो, बट 1 प्लस साइन 2x का उतना फायदा नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है इसको कॉस में चेंज कर दो, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे फायदा होगा। तो ये इंटीग्रेशन में है, ये 2 का तो सिंपल हो जाएगा 2x माइनस, इसके लिए क्या करोगे, 2 ऊपर है 1 प्लस, यहाँ पे ऐसा करो, इसको लिख सकते हो cos π/2 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा। अब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अभी कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिखते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ इतने पार्ट को लिख रहे हैं, सिर्फ इतने पार्ट को, तो ये 2 कैंसिल हो गए, 1 अपॉन यहाँ बैठेगा cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2, क्योंकि फॉर्मूला लगा है cos 2 थीटा का। वेरी सॉरी कि यहाँ पे इन लोगों ने पेज ज़्यादा नहीं दिया है, मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, मैं लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे डबल होता है तो यहाँ हाफ होता है, तो वैसे ही 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको मानो कि ये 2 थीटा है, तो इसका आधा लिखोगे इधर, तो π/2 का आधा π/4, x का आधा x/2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वजह से 2 आया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर है तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर, तो यहां वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन देगा इसका सेक स्क्वायर π/4 माइनस x/2। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन शायद आप लोग जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज tan थीटा, या सेक स्क्वायर एक्स इज tan x। तो यहाँ पे फाइनल जो वैल्यू बनेगी, यहाँ पे tan बनेगा, कहाँ गया, हाँ tan π/4 माइनस x/2। और 2 कॉमन बाहर निकल गया कि भैया 2x तो पहले से लिखा हुआ था। ये हमने पूरा RHS कर दिया, LHS तो सॉर्टेड था, y इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस tan π/4 माइनस x/2, और वो प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि भैया एट y इक्वल्स टू 0 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो y इक्वल्स टू 0 डालो। अब जैसे ही तुम यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 डालोगे, ये वाला पार्ट 0 हो गया,
कहाँ गया, सॉरी, हाँ ये वाला पार्ट 0 हो गया। x प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसको सॉल्व करोगे, एक मिनट, गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू पाई, अच्छा सॉरी x इक्वल्स टू पाई बाई 4 दिया हुआ है, तो जब आप x इक्वल्स टू पाई बाई 4 भी डाल दोगे तो हेंस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c कांस्टेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। थोड़ा लंबा सोल्यूशन था, उसके लिए पेज ज़्यादा नहीं दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, सिर्फ 2 पन्ने दिए हुए थे। कोई बात नहीं, अगले बार से मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेकर आऊँगा सो दैट कि सॉल्व कर सकूँ। चलो यार, तो आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू a डॉट सी एंड देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू a क्रॉस c। ठीक है, देन शो दैट b इज इक्वल्स टू c। देखते हैं भाई, तो देखो यार, अगर a डॉट b इज इक्वल्स टू a डॉट c है तो इस a डॉट c को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम लिख पाओगे a डॉट b माइनस a डॉट c इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से a कॉमन निकाल लिया तो a डॉट b माइनस c इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ अगर डॉट 0 है तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि भैया ये दूसरा वाला वेक्टर जो b माइनस c है वही 0 हो जाए, या फिर ये मुमकिन है और में ये मुमकिन है कि a वाला जो वेक्टर है वो b माइनस c के साथ परपेंडिकुलर हो जाए, बिकॉज परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, हमारा मतलब डॉट 0 होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, तो अगर ये केस है तो पहला ये केस हो गया या दूसरा ये केस हो गया। ठीक है, अभी मेरे को नहीं पता कौन सा होगा, ये फर्स्ट केस। ठीक इसी तरीके से इधर भी इसको इधर ले आओ, तो तुम लिखोगे a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी a कॉमन निकाल सकते हो, तो जब तुमने a कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया a क्रॉस b माइनस c, तो a क्रॉस b माइनस c की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ध्यान से फिर से देखो, फिर से तुम लिख सकते हो कि या तो b माइनस c ही 0 हो जाएगा, या फिर और अब क्रॉस में 0 कब होता है, तो क्रॉस में 0 तब होता है जब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो जाएं। तो आप लिखोगे कि इसका मतलब या फिर a इज पैरेलल टू b माइनस c। अब देखो, अगर ये दोनों को देखोगे आपस में तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब नहीं सही हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या बना, b माइनस c इक्वल्स टू 0। तो कॉमन सोल्यूशन ले लो भैया, b माइनस c इक्वल्स टू 0 मतलब b इज इक्वल्स टू c। बल्ले बल्ले, आसान था ना, बस। चलो भाई, तो b इक्वल्स टू c और ये पैरेलल है। अब कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं सकता, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक साथ हो जाए तो नहीं मुमकिन है, तो हेंस b इज इक्वल्स टू c इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। r इज इक्वल्स टू i प्लस j माइनस k प्लस s टाइम्स 2i प्लस j प्लस k, फिर r इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस 2k t टाइम्स 4i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला जो वेक्टर है ये सेम वेक्टर है, बस 2 से मल्टीप्लाइड है, मतलब पैरेलल है आपस में। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर और इस पूरे का मॉड। ठीक है, यही होता है। b वेक्टर कौन सा वाला, जो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो a2 माइनस a1 इन दोनों पॉइंट्स को माइनस कर दो, तो अगर a2 माइनस a1 करोगे तो i माइनस i गया, j माइनस j गया, 2k माइनस ऑफ माइनस k 3k बना। तो a2 माइनस a1 तो बड़ा सिंपल था, 3k क्रॉस किसके साथ क्रॉस करना है, b वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों पैरेलल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ये वाला है 2i प्लस j प्लस k, वही उठा लो, तो ये हो गया 2i प्लस j प्लस k, इसके साथ क्रॉस होना है। और डिनोमिनेटर में b वेक्टर, इसका मॉड, मतलब ऊपर नीचे पूरा मॉड है, तो इसका मॉड एक साथ ले लो या फिर बाद में लेना, वो तुम्हारी इच्छा। तो नीचे में b वेक्टर वही 2i 2j 2k 2i j और k, तो इसका मॉड होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 5 6 रूट 6 हो रहा है, और ऊपर वाले का मॉड अलग से कर लेते हैं। ठीक, तो अब पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो k इंटू आई जे होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाना चाहिए 6j, और फिर k इंटू जे माइनस आई होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3i, और k इंटू के तो भैया गया खत्म। तो इसका मॉड डिवाइडेड बाई रूट 6, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो 6 और 3, 6 का 36 और 9 45, तो रूट 45, तो डिस्टेंस आया रूट 45 डिवाइडेड बाई रूट 6, 45 से 9 पचे 45, 3 रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 6। ठीक है, सिंपल था।
आया समझ में सबको? सिंपल था, 3√5 डिवाइडेड बाई √6, 3√5 डिवाइडेड बाई √6, दैट्स इट। बल्ले बल्ले, समझ गए? बढ़े आगे। चलिए यार, तो 3√5 डिवाइडेड बाई √6 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अगला, फाइंड द वेक्टर और एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। देखो इसमें क्या कह रहा है कि आप उस प्लेन का इक्वेशन बताइए जिस प्लेन में ये दोनों लाइन हो और वो प्लेन इस इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट कंटेन करता हो। ठीक है, तो यहां पे आप इक्वेशन इस फॉर्मेट का लिख लेना, r.n इक्वल्स टू डी। ये वाला फॉर्मेट जानते होगे। अब r ये तो जनरल पॉइंट है x i y j z के। n कैसे आएगा? तो n इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा वाला? तो जाहिर सी बात है ये दोनों लाइन है, तो दोनों का अगर क्रॉस ले लेते हो, दोनों दो पैरेलल लाइन हो, मतलब सॉरी दो लाइन है ना जो इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो अगर दोनों का क्रॉस ले लोगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। तो पहले तो इन दोनों का क्रॉस लो। तो n वेक्टर निकालने के लिए ये हो गया i j k और वहां से 2 - 3 2, 2 - 3 2, 1 - 3 1, ये हो गया मॉड, मतलब इसको सॉल्व करो तो -3 + 6, तो ये हो गया 3i -3 + 6, हाँ ठीक है। फिर -j में 2 - 2 गया, j खत्म, k में -6 और +3 तो -3, तो ये हो गया -3 के। तो 3i - 3 के आ रहा है n। अब ये जो d है ये कैसे निकालोगे? तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक काम कर दो कि भैया ऐसा करो, इसको और इसको डॉट कर दो, दैट्स इट, बस। तो अगर इसको और इसको डॉट करोगे तो क्या होगा? देखो भाई, तो आप ऐसा करो, ये r यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट में 3i - 3k और इज इक्वल्स टू d निकालना है, तो i + 2j - k एंड डॉट विथ 3i - 3k हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये तो सिंपल xi + yj + zk ऐसा होता है। तो ये xi है, i ही मानना इसको। तो अब इसको इसके साथ डॉट करोगे तो 3 आ जाएगा, 3x, j वाला तो है ही नहीं, zk तो -3k, 3z सॉरी -3z इक्वल्स टू, इसको इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 वाला तो गया +3, तो 3 + 3 6, यहाँ से 3 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x - z = 2। आ गया इक्वेशन, x - z = 2, प्लेन का इक्वेशन आ गया। देखो इन लोगों ने वही काम किया, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो 3i - 3k, उसके बाद r को इसके साथ डॉट किया और ये वाला पॉइंट को डॉट किया इस परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, निकल गया डिस्टेंस भी, r - i - k = 2। फाइनल वैल्यू आया x - z -2 = 0, हमने x - z = 2 लिखा है, सेम बात है। हाँ, तो सारे लोगों को समझ आया कैसे सॉल्व करना है ये सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इवैल्यूएट करना है -1 से 2 और ये मॉड के अंदर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 से 2 और मॉड के अंदर जो इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन x कॉमन आ रहा है। तो अगर x कॉमन आ रहा है तो फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x + 2 और इसका फैक्टराइजेशन तो आसान है, तो ये होगा x - 2 x - 1 और यहाँ पे x। नंबर लाइन पे आते हैं तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा और ये 2 रहेगा। तो अगेन साइन स्कीम बना लो, इधर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक बात। अब मेरे को ये ध्यान देना है कि अगर ये मॉड है तो मॉड में जो नेगेटिव वाला हमारा रीजन आया है उसमें आगे में एक माइनस लगा दे, पॉजिटिव में एज इट इज मॉड खोल देंगे। ठीक है, तो 0 से छोटा मतलब हमारे पास क्या है, -1 से 2, तो -1 से 0 ये नेगेटिव होगा, फिर 0 से 1 पॉजिटिव होगा और फिर 1 से 2 नेगेटिव होगा। तो अगर इसका मतलब इसको 3 इंटरवल में तोड़ना है, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, तो भैया ये हो गया -1 से 0, -1 से 0 माइनस के साथ आएगा तो ये हो जाएगा -x³ + 3x² - 2x, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 में पॉजिटिव रहेगा x³ - 3x² + 2x, और फिर तीसरा वाला क्या रहेगा, तीसरा वाला यही वाला सेम रहेगा माइनस, बस इंटरवल चेंज रहेगा 1 से 2, 1 से 2। तो तीसरा वाला इंटरवल यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा x³ - x³ + 3x² - 2x।
यहाँ पे हो गया dx। समझ गए? बस यही करना, आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये हो जाएगा माइनस एक्स पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस एक्स क्यूब, क्योंकि 3 3 कटा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 से 0, तो 0 तो ख़त्म, और माइनस 1, तो माइनस 1 डालो और नेगेटिव के साथ, तो माइनस 1 डालोगे नेगेटिव के साथ तो पॉजिटिव 1/4। और अच्छा नहीं, एक मिनट, सारा इंटीग्रेट पहले कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे क्या होना, x4 पे 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बना 0 से 1, और इधर भी सेम ही आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x4/4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट आ जाएगा 1 से 2। ठीक है, चलो भाई अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो बन जाएगा 0 तो ख़त्म, माइनस के साथ माइनस 1/4, एक और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1 और ये +1। ठीक है, ये बना। अब इधर देखते हैं ज़रा, तो ये बन जाएगा 1/4, इसमें भी 0 एक गया तो +1/4 -1 +1। ठीक बात, हाँ जी, तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब इधर देखते हैं, तो इधर देखेंगे तो 2 पे डालोगे तो 2 का पावर 4 16, नीचे 4 तो मतलब -4, और फिर ये बचा 8 -4। ठीक है, और 1 डालेंगे तो -1 डालेंगे तो +1/4 -1 +1। ठीक है, तो अब बस कैलकुलेट कर दो बेटा। कैलकुलेट कैसे करोगे? देखो ये 8 -4 ये तो पूरा गया। ठीक है, अब ये -1 ये +1 ये भी गया। ठीक है, ठीक है, 1 1 2 ये -1 +1 भी गया। ठीक है, तो 1/4 1/4 1/4 तो 3/4 आया, और 1 और 1 2 आया, तो 2 + 3/4 आंसर बन रहा है। 2 + 3/4 इधर कर लो पहले, 2 + 3/4, तो 2 + 3/4 आया 11/4, बिल्कुल सही है, 11/4 आ रहा है आंसर। थोड़ा सा लेंदी था कैलकुलेशन, आई एग्री, बट आसान था क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। तो 11/4 इज़ द आंसर, और ऐसे सवाल 3 नंबर में आएंगे क्योंकि लेंदी था। चलो भाई अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the region in the first quadrant enclosed by the line y plus x plus y equals to 2, the parabola y square equals to x and the x axis। ठीक है, तो ये अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, पैराबोला, तो पैराबोला क्या है भैया, y square equals to x, ये हो गया। अब x plus y equals to 2 है, तो x plus y equals to 2 शायद ऐसा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, रीजन इनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द दिस लाइन एंड x एक्सिस, तो मतलब x एक्सिस और इस लाइन से तो मतलब यही वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो पहला तो इंटरसेक्शन निकालना होगा भाई, तो इंटरसेक्शन निकालो ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ से x + y = 2 है ना, तो y की वैल्यू निकालो 2 - x, और इसको यहाँ पे पुट कर दो, y² = x पे, तो ये है y² = x, यहाँ पे डालो तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये हो गया 4 + x² - 4x इक्वल्स टू x, इसको इधर भेजा तो x² - 5x + 4 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x - 4 इंटू x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक बात। अब यहाँ से दो वैल्यूज आए, एक 1 आया एक 4 आया, तो जाहिर सी बात है 2 बार कट किया है तो ये वाला पॉइंट 1 वाला होगा। अब x 1 है, y निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको इसमें पुट कर दो, यहाँ कहीं पे यहाँ पे पुट करो, तो x को 1 यहाँ पे पुट करोगे तो 2 - 1 1, तो ये हो गया 1, 1। वैसे ही दूसरा वाला है 4, तो 4 पुट करोगे तो 2 - 4 -2, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया 4, -2। हालांकि इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, ये वाले पॉइंट की ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट तो 0 0 है ही अपने पास, और ये वाले पॉइंट की ज़रूरत है। तो ये एक्स वाई वाला जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जहाँ y 0 होगा, तो x = 2, 2, 0। ठीक है, अब देखो ये कर्व 2 पार्ट में बटा हुआ है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला 1 है पार्ट, यहाँ के उधर ट्राइंगल है और इसके इधर हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर इससे इधर देखें तो बेस 1 है, 1 से 2 कितना है, बेस 1 है, और हाइट भी कितनी है, हाइट भी 1 है। तो ये वाला ट्राइंगल तो बहुत सॉर्टेड है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आंसर 1/2। अब इधर वाले पोर्शन का हमको इंटीग्रेशन करना होगा, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ इंटीग्रेट करेंगे किसको, पैराबोला को, और किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आप कर दो, आपके पास है y² = x, मतलब आप लिखोगे y = √x, तो आपका इंटीग्रेशन हो गया √x dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 1,
बिकॉज हमने 0 से 1 ही इंटीग्रेट करना है। तो 0 से 1 x का इंटीग्रेशन, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और कहाँ से कहाँ 0 से 1। तो 0 तो गया, 1 डालोगे तो 1/3/2 मतलब वैल्यू आ गई 2/3। तो आ गया, ये 2/3 आया, ये 1/2 आया, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ गया 1/2 प्लस 2/3 दैट इज 7/3। सिंपल था, ज़्यादा का 7/6, अरे सॉरी 3 2 6, वेरी सॉरी, ये गलती तुम भी मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलो समझ आ गया सबको, बढ़े आगे। चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो 7/6 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इस रीजन का इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया बताइए, ठीक है। तो y इक्वल्स टू √3 टाइम्स x है एक लाइन, और एक है सर्कल का इक्वेशन x² + y² लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो देखो यार जरा, सर्कल तो ऐसा होगा, ये तो सॉर्टेड है, और स्ट्रेट लाइन भी ऐसा होगा, ये भी सॉर्टेड है। अब हमें बोला क्या है कि ये जो y है हमें सिर्फ पॉजिटिव में लेना है, तो ये इधर वाला पार्ट तो होएगा ही नहीं, और सर्कल भी बोला है सिर्फ अंदर लेना है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भैया ये सब कुछ अंदर अंदर वही वाला ही होगा, मतलब ये वाला एरिया बनेगा बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल है यार, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ से यहाँ तो बड़ा सिंपल है, ट्रायंगल हो जाएगा, और इसके आगे सर्कल को इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे। तो देख भाई, ये लाइन सर्कल को कहाँ पे कट करेगा, तो पहले y इक्वल्स टू √3x, y को √3x यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट करोगे तो क्या बनेगा, x² प्लस y² के जगह पे क्या डालोगे, √3x का होल स्क्वायर और बराबर 4, ठीक है। x² √3x², तो ये बन गया 4x² बराबर 4, तो x की वैल्यू ±1। तो हमें तो सिर्फ प्लस वाला चाहिए, तो ये 1 आ गया। अब जैसे ही तुमने 1 डाला, 1 को तुम यहाँ पे डाल दो, तो 1 डालोगे तो y इक्वल्स टू √3, तो ये आ गया 1, √3, सिंपल था, ठीक है। 1, √3 आ गया, और ये वाला पॉइंट चाहिए हमें, क्योंकि सर्कल को इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला पॉइंट 2, 0 होगा, क्योंकि रेडियस 2 है, 4 है ना लिखा, तो 2 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, ठीक बात। अब देखो भाई, अगर ये सब मामला समझ में आया तो पहला तो इस ट्रायंगल का एरिया तो बड़े आराम से निकल जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 है और हाइट √3 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आंसर आ गया √3/2। अब मुद्दा है यहाँ से यहाँ का एरिया, तो यहाँ से यहाँ के एरिया के लिए सर्कल को इंटीग्रेट करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहले इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x² + y² बराबर 4, तो यहाँ से तुम लिखोगे y² बराबर 4 - x², और y बराबर √4 - x², ठीक है, बड़ा सिंपल। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, √4 - x², कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो भैया 1 से लेके 2 के बीच में, तो कर दो भैया 1 से लेके 2 dx। इसका इंटीग्रेशन √a² - x² का इंटीग्रेशन, तो बड़ा सिंपल है यार, x/2 √a² - x² माइनस क्या याद आ रहा है, माइनस यहाँ पे था साइन इनवर्स a²/2 साइन इनवर्स x/a, सिंपल था ये तो। अब x/2, तो भैया यहाँ पे लिखना शुरू करो सारे लोग जल्दी जल्दी, 1 मिनट, नहीं 1/2, 1 मिनट, x/2 नहीं था 1/2 था, ओए मैं फॉर्मूला भूल गया, x/2 था 1/2 था, x/2 था, हाँ सॉरी, ठीक है सही लिखा हूँ। तो x/2, अब आप सारी वैल्यूज पुट करना शुरू करो। ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 से 2 था, ठीक है। तो 1 से 2, अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो यार, वैल्यू पुट करो यार, आंसर आ जाएगा। तो a जो है बेसिकली, अच्छा a मैंने नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे a के जगह पे तुम ये डाल दो, बिकॉज a² क्या है 4 है, तो यहाँ पे तुम लिख दो 4² नहीं 4/2, और यहाँ पे भी x/a मतलब x/2 लिख दो, ठीक है। चलो भाई, ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो 2 डालोगे तो 2/2 गया, ये 0 खत्म, यहाँ पे 2 डालोगे तो ये 4/2 है 2, और यहाँ पे 2 डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब माइनस, अब 1 डालो, तो 1 डालोगे 1/2, ये हो जाएगा रूट, तो माइनस √3/2 आ रहा है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डालोगे तो
ये हो गया 2 और यहाँ 1 डालो 1/2, तो साइन 1/2 कब देता है 30 डिग्री π/6 पे, तो ये जाएगा 2 × π/6। होए 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 यार, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा है। अरे यार सॉरी, ये मैंने साइन गड़बड़ कर दिया, ये प्लस होगा, वेरी सॉरी यार। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, और यहाँ पे ये भी माइनस, सॉरी। तो अब देखो साइन इनवर्स 1 जो होगा ये क्या देगा, ये आपको देगा π/2, ये होगा -√3/2, और ये 2 × π/6 क्या हो जाएगा π/3, तो ये हो गया +π/3। ठीक है, तो π/2 - π/3 90 - 60, 1 मिनट, 1/2 4 2, ठीक है, 1/2 डालेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, नहीं गड़बड़ तो लग नहीं रहा वैसे। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 2, अच्छा गड़बड़ लग रहा है ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होना था, ये 4/2 करेंगे तो 2 आएगा ना, सॉरी, तो 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये हो गया फिर 2 × π/2, सॉरी, तो ये हो गया π - π/3, π - π/3 2π/3 बनेगा और -√3/2। तो देखो ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन, और इस वाले पोर्शन का एरिया कितना था √3/2, तो इसको और इसको ऐड करोगे, तो अगर आप यहाँ पे ऐड करते हो √3/2, ध्यान से देखना, यहाँ पे √3/2 ऐड करते हो तो ये √3/2 और ये √3/2 कैंसिल, π - π/3 वैल्यू बनेगा 2π/3, एंड हेंस दैट्स द आंसर। समझ गए? तो 2π/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर, जो आपका फाइनल आंसर बना। ये 1 तक तो इंटीग्रेटेबल मतलब ट्रायंगल था, उसके आगे इंटीग्रेट करना था। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखें। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस अपॉन द प्लेन दिस, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द गिवन प्लेन। ठीक है, तो प्लेन पे हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने मन से कुछ मान लो इन द सेंस कि प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे मान लो कि भैया ये ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट के लिए। तो अगर ये पॉइंट है, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा ये यहाँ से नॉर्मल निकलेगा, तो ये वाला पॉइंट आपने माना XYZ। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये ऊपर वाला पॉइंट है 1 2 0। ठीक, तो अगर तुम इसका इससे DC निकालो x - 1, तो ये पैरेलल जाएगा किसके, पैरेलल किसके जाएगा, तो x - 1 ये इसके DC के पैरेलल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए DC इसका। x - 1 करेंगे तो ये सेम होगा ना जो प्लेन का DC होता है, बिकॉज प्लेन का भी परपेंडिकुलर वाला जो पार्ट है, जो डायरेक्शन कोसाइन है, वो परपेंडिकुलर से ही निकलता है। तो ये x का कोएफिशिएंट क्या लेगा 1, तो यहाँ 1 इज इक्वल्स टू y - 2, यहाँ पे क्या आना चाहिए -3 आ गया, z - 0 में क्या आना चाहिए 2 आ गया 2, और इन सब को इक्वल करोगे तुमको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा। अब यहां से तुम पॉइंट्स निकालो, तो इसको इधर भेजा 1 लैम्डा, तो x - 1 इक्वल्स टू 1 लैम्डा, तो x की वैल्यू आई लैम्डा + 1। वैसे ही -3 लैम्डा और फिर 2 को उधर भेजो, तो y की वैल्यू आई 2 - 3 लैम्डा, और वैसे ही 2 को इधर भेजो तो z इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ठीक है, XYZ आ गई। अब क्या करोगे, ये XYZ जो पॉइंट्स हैं ये तो बेसिकली प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, करा दो बस। लैम्डा + 1 x है, तो x है गया लैम्डा + 1 -3 टाइम्स यहाँ पे 2 - 3 लैम्डा, और +2 z के जगह पे 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 9। ऐसा ही है ना, सारी वैल्यू पुट कर दी। जैसे ही इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे, ये हो गया लैम्डा + 1 - 6 + 9 लैम्डा + 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 9। 9 4 13 और 1 14, -5 उधर गया 14, तो ये हो गया 14 लैम्डा इक्वल्स टू 14। तो दिस एम्प्लॉयज लैम्डा की वैल्यू 1। अब जैसे ही लैम्डा की वैल्यू 1 आई, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 डालोगे तो -1, ये 1 डालोगे तो 2, लैम्डा 1 आया ना, तो 2 - 1 2। तो अब आपका पॉइंट भी मिल गया कि भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया 2 - 1 2, 2 - 1 2। और अब आपसे पूछा गया, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, और बोला है कि हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो इसका डिस्टेंस इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकाल दो। तो डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस निकालोगे ये तो बड़ा सिंपल है, 1 - 2 तो √1 का स्क्वायर, 2 - -1 मतलब 3 का स्क्वायर, और 0 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर।
ठीक है, आ गया 9 और 1 10 4 14 √14। सिंपल था, इसमें तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, √14। ठीक है, तो बस आंसर आ गया। हाय, अब आया केस बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो अब केस बेस्ड, ये आखिरी वाला पार्ट है, इसको निपटाते हैं जल्दी से। केस बेस्ड में क्या है? इंश्योरेंस कंपनी बिलीव दैट द पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। अच्छा, द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स शो दैट एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट सम टाइम विद इन अ फिक्स्ड ऑन ईयर पीरियड विद प्रोबेबिलिटी 0.6। ठीक है, तो 0.6 क्या है वो ध्यान से देख लो भैया। एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.6, एक एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होगा। वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। अच्छा, तो मतलब जो नॉट एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.2। ठीक, अब द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। ठीक है, तो एक्सीडेंट प्रोन कितना परसेंट है? 20% है। तो जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं होगा वो कितना होगा? 80%। ठीक, ये भी कॉमन सेंस। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी कि एक नया पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट उसका होएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, हाँ अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट दो केसेस में होगा। पहला केस जब वो पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट प्रोन है, और दूसरा जब वो पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। ऐसा ही दो केस बनाया गया ना कि भैया 20% जनता एक्सीडेंट प्रोन है, तो इसके लिए एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.6। 80% जनता एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, तो उसके लिए एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। तो भैया यहां पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन द पर्सन इज प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग प्रोन, वो प्रोन है इस चीज के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन द पर्सन इज नॉट प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी दैट वो पर्सन नॉट प्रोन रहेगा। ऐसा ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन पर्सन इज प्रोन्ड, तो ये दिया हुआ है हमें कि एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होगा, इसके चांसेस कितने हैं? 0.6 हैं। तो यहां पे मैं डाल दूंगा 0.6 इनटू वो इंसान प्रोन होगा एक्सीडेंट के, इतने कितने चांसेस हैं? तो इसमें लिखा हुआ 20% इंसान एक्सीडेंट प्रोन है, तो 20% मतलब 0.2 20% है, मतलब 0.2 लोग, 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान एक्सीडेंट प्रोन होगा। अब प्लस, यहाँ पे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जब वो इंसान प्रोन नहीं है, तो एक्सीडेंट 0.2, वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। जब वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है तभी भी उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके चांसेस 0.2। तो ये हो गया 0.2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग प्रोन, तो 20% लोग एक्सीडेंट प्रोन है, तो बचे हुए 80% नॉट एक्सीडेंट प्रोन है, तो 0.8। समझ गए? अब आप इसको सॉल्व करो। 6 दूनी 12 प्लस 8 दूनी 16, तो 12 और 16 28, 0.28 या 28/100 लिखना चाहो या 0.28 लिखना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर। तो इन लोगों ने वही किया है, E1 इंटू E/E1, मतलब E को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट लिया गया, हमने A लिया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन पर्सन इज प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोन इनटू एक्सीडेंट व्हेन पर्सन इज नॉट प्रोन, सेम चीज, टोटल प्रोबेबिलिटी। एंड हेंस 7/25, 7/25 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28/100 आ जाएगा, 0.28। पहला वाला तो डन, ठीक है। अब दूसरा, सपोज दैट अ न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट प्रोन निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन जब उसका एक्सीडेंट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन मतलब अगर उसका एक्सीडेंट है तो हो गया है, तो क्या चांसेस हैं कि वो एक्सीडेंट प्रोन इंसान है। समझ पा रहे हो जो मैंने अभी इधर दिखाया था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन ही इज अ प्रोन, एक्सीडेंट प्रोन पर्सन। तो हमसे पूछा है इसका उल्टा कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इंसान के प्रोन होने की, एक्सीडेंट प्रोन होने की, जब उसका एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है।
ठीक है, तो यहाँ बेस थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग एक्सीडेंट प्रोन इफ ऑलरेडी एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन, बीइंग प्रोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन द पर्सन इज प्रोन, ये डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन द पर्सन इज प्रोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन द पर्सन इज नॉट प्रोन। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली पूरी वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में। देखो जरा ध्यान से, पहले वाले क्वेश्चन में यही तो निकाला था, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन पर्सन इज प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोन प्लस एक्सीडेंट व्हेन नॉट प्रोन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोन। तो यही चीज हमने निकाला था 0.28। तो ये वाली चीज तो निकली हुई है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग प्रोन, तो कितने लोग प्रोन थे एक्सीडेंट प्रोन, 20% लोग, तो 0.2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट उस इंसान का जो एक्सीडेंट प्रोन है, प्रोबेबिलिटी कि उसका एक्सीडेंट होगा जब वो इंसान एक्सीडेंट प्रोन है। तो एक्सीडेंट प्रोन इंसान का एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.6 लिखे हुए थे, इफ यू डू रिमेंबर द डेटा। देखो प्रोबेबिलिटी 0.6, एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होगा, इसका 0.6 है, तो डाल दो इंटू 0.6, और नीचे में तो 0.28 है ही, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 28, 12/28, 4 से काटो 3/7, सिंपल। तो बल्ले बल्ले आंसर आ गया 3/7। बस थोड़ा सा समझना था, क्योंकि बेस थ्योरम या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उतने आसान भी नहीं होते हैं, आई एक्सेप्ट दैट, बट एक बार समझ जाओगे तो बन जाएगा। ठीक है, दैट इज द ब्यूटी। चलो भाई, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं यहाँ पे। जो बच्चों को सीबीएसई टर्म 2 सीबीएसई टर्म 2 के क्रैश कोर्स में एनरोल करना है, वेदांतु के थ्रू पढ़ना है, आप बेझिझक होकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ होगा सीबीएसई टर्म 2 सैंपल पेपर क्रैश कोर्स। और ये क्रैश कोर्स अच्छी बात ये है कि सिर्फ 1000 रुपए का है। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, क्योंकि पहला पेपर आपका 7 मई को है केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर उसके बाद मैथ्स। तो मेन पेपर में अभी आपके बहुत टाइम है, 1 महीना 1.5 महीना है, तो आराम से तुम इस क्रैश कोर्स को लेके यहाँ से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट 1000 रुपीज, गो फॉर इट, जल्दी से जाओ और अपने प्रिपरेशन को और बढ़िया इससे कर सकते हो। ठीक है, और बाकी मैं यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो 2 जगह से प्रिपेयर कर लोगे तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा प्रिपरेशन। ठीक है, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेशन कैसा लगा, और क्वेश्चंस चाहिए, कुछ और कमेंट है, जो भी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड नाइट।